वेनेजुएला है या फिर यूक्रेन, रशिया। अब यूक्रेन के साथ नेटो कंट्रीज वैसे तो हैं, लेकिन वो जंग में नहीं आ रहे। जंग लाजमी है कि दुनिया में जंग में उतरने और जंग को देखने का तरीका बदला है। तो इकॉनमी एक बड़ा फैक्टर है कि हम कैसे अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करें और दूसरे के रिसोर्सेज को भी, जो वेनेजुएला में आप देखते। तो सीधे सीधे जंग में कोई देश किसी देश के साथ जा नहीं, न ही रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में नेटो कंट्रीज है, ना वेनेजुएला को बचाने के लिए चीन और रूस है, और कल भी ताइवान के लिए अमेरिका भी बहुत आज तक नहीं मारे, यह भी साफ सलग है। साफ। यानी कि कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं दिखा। हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना क्यों अच्छा कर रहा है। जापान को देखते हैं और आपको पता होगा जापान और भारत को इंडिपेंडेंस 1947 में इकट्ठे मिली। आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात आपने कही कि ये एक अच्छा डिबेट था कि हम जिस जंग को, ये युद्ध को 8-9 दिन तक खींच ले जा सकते थे, उसको हमने 2 दिन के बाद क्यों, या 2 दिन के बाद क्यों। एक अलग लफड़ा है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना बार बार कह जाता है, अब चाइना ने भी कहा कि हमने भी तो जंग को रुकवा दिया। देखिए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और जियो पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एक न्यूज़ चैनल पर कोई खबर रखनी होती है या समझनी होती है, तो उसको बेसिक क्या करें, तो बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम। डिस्कशन कभी भी ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि बेस्ड ऑन रियलिटी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हुआ, एआई का रोल बढ़ा, तो अब देखते हैं कि लड़ाई ड्रोन से होने लगी। चाइना ने अपने एलएसी के उस पार उसको रोबो सैनिक डाल दिए। साइबर वॉर है, स्पेस वॉर, सैटेलाइट स्पेस वॉर है। तो अब जंग जो है वो कई मोर्चों पर चलती है, सिर्फ सरहद पर आमने सामने नहीं गोलियों की बात है नहीं, और गोलियां तो चल ही नहीं रही हैं। अब तो लड़ाई ही देख रहे हैं कैसे हो रही है। लड़ाई कितनी बदल गई टेक्नोलॉजी के जरिए, और हिंदुस्तान के सामने चैलेंजेस हैं तो क्या हैं, और हिंदुस्तान तैयार है तो कैसे। नमस्कार, न्यूज़ रूम में मेहमान श्रृंखला के तहत आज मैंने मेजर जनरल राजन कोचर साहब को आमंत्रण दिया और आप आए। सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत दादा कम साहब। नोटिस पर सर हमने बुलाया है नहीं आपको। नहीं कोई बात। दरअसल आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे पेचीदा और बड़ा मसला है वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और हर तरफ आप देखेंगे तो वो दो देशों के बीच में तनाव है, या जंग चल रही है, या फिर उस पूरे इलाके में हालात बहुत नाजुक से हैं। और भारत में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको आप हर 2 घंटे 1 घंटे के भीतर बम गोला गिराते, मिसाइल चलाते, और दो देशों के बीच या तो जंग चल रही है उसकी बात करते, या फिर जंग हो जाएगी इसकी बात करते, या परमाणु जंग होने वाली है, परमाणु बम गिरेंगे। इस तरह से ऊंची आवाज़ में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हुए पाते हैं। हमारी कोशिश मेहमानों के ज़रिए 14 तारीख 14 जनवरी को जब हम चैनल को रीलॉन्च करें, उससे पहले ये है कि हमारी अपनी टीम जो न्यूज़ इंडिया की है और हमारे दर्शक, वो ये समझें कि जियो पॉलिटिक्स के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, न्यूज़ इंडिया किस तरीके से ऐसे मसलों को, ऐसी समस्याओं को या संकटों को आपके सामने लाएगा, किस तरह के पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। इसका अंदाज़ा अगर आपको हो जाएगा और बार-बार जब धीरे-धीरे आप हमारे साथ चलना शुरू करेंगे, तो एक इत्मीनान आपको ज़रूर मिलेगा कि नहीं, यहाँ तो आना चाहिए और ख़बर यहाँ देखा जाना चाहिए। यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट होंगे, ज़ाहिर तौर पर बहुत चीख-चिल्लाहट नहीं होगी, बहुत शोर-शराबा नहीं होगा, हाय-तौबा नहीं होगी, लेकिन आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, और उन मसलों पर जितने भी आपके ज़हन में सवाल होते होंगे, उन सवालों का सही वाजिब जवाब आपको मिलेगा। हमारी कोशिश यही है। और अभी मैं जनरल कोचर से बात कर रहा था, तो आपने कहा कि कई चैनलों पर हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि मेजर साहब, तो कोई ऑफिसर मेजर जनरल से रिटायर हुआ, आपने 37 साल फोर्सेस को दिए हैं,
तो ये फ़र्क चैनलों को पता नहीं था कि मेजर और मेजर जनरल में क्या अंतर होता है। तो मैंने कहा कि कई दफ़ा यह भी मैंने पाया है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल का अंतर भी मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ दिक्कतें हैं नहीं, नहीं, अभी और मुझे बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है कि ये सब दूर होना चाहिए और एक अ, अलग तरीके से मैं राह तैयार करने की कोशिश में हूँ। कोई दावा नहीं है लेकिन हाँ, एक छोटी टीम है। इस टीम के ज़रिए जो उम्मीदें मैं लोगों को करते हुए चैनलों से देखता हूँ, पाता हूँ या पाता रहा हूँ, उसी के आधार पर एक नई राह तैयार करने की कोशिश में हैं। तो सर अब पूरा न्यूज़ रूम आपके पास है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने चैनल में महसूस की। आप सबसे ज़्यादा समय पर तक चैनल पे रहते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। तो चैनलों को अंदर से देखने का मौका भी आपको मिला। जो चर्चाएँ होती हैं उनको भी आपने सुना है, उसमें आपकी हिस्सेदारी रही है। आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? जो सोच कर के आप आते हैं वैसा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है? क्या होना चाहिए? और चैनलों के ज़रिए हिंदुस्तान में क्या कुछ किया जा सकता है? धन्यवाद राणा जी। बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएँ आपको और एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी जाएगी ये शुरुआत और जो भी एफ़र्ट आप लगा रहे हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब आपने एक बहुत सर्चिंग सवाल पूछा है क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर अगर हम उसको बोलते हैं किसी को, तो देश में 4 पिलर्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का हिस्सा है। सबसे पहले है लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद एग्ज़ेक्टिव, फिर उसके बाद जुडिशरी और चौथा पिलर है मीडिया। तो मीडिया की इतनी अहमियत है आज बिकॉज़ एक मीडिया पूरे देश की ओपिनियन बनाता है। जो देश के मसले हैं उसको जनता के सामने लेके आता है और एज़ अ डिफेंस एनालिस्ट आप बुला लीजिए मुझे या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट व्हाटएवर, कोई भी नाम आप दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी हम सोच ये होती है कि जब हम एक चैनल में जाते हैं तो एक बैलेंस्ड एक व्यू जनता के सामने रखें और एक बायस व्यू नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ सही है, सही लगती है उसको बोलना चाहिए। जो चीज़ सही नहीं लगती है, बोलना है तो उसके साथ उसके तथ्य देने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप जनता के सामने एक लॉजिकल और एनालिटिकल और स्टैटिस्टिक बेस्ड आर्गुमेंट नहीं रखेंगे, वो चीज़ आपकी जनता को समझ नहीं आएगी। और इसीलिए जब मैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता हूँ और मैं यूपीएससी में भी एडवाइज़र हूँ, तो मैं सिविल सर्विसेज के भी इंटरव्यू लेता हूँ। तो जो चीज़ नज़र आती है कि एक सिंपल एम हम सबका होना चाहिए कि हम अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना क्यों अच्छा कर रहा है। जापान को देखते हैं और आपको पता होगा जापान और भारत को इंडिपेंडेंस 1947 में इकट्ठे मिली थी। अच्छा, आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि चैनल्स को सामने लेके आना चाहिए कि देश में डिफेंस के क्षेत्र में जब मैं जाता हूँ तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसको नज़रिया इसको मीडिया में हमको मिलता है कि जो ठोस मुद्दे हैं देश के, जो डिफेंस सेक्टर के हैं, वो कवर नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से कवर होना चाहिए। हम ओपिनियन बेस्ड डिस्कशंस करते हैं, पर डिस्कशंस कभी भी ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि बेस्ड ऑन रियलिटी।
जब हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और अगर हम चैनल में मैं उधर जाता हूँ तो मुश्किल से मैं आई थिंक 4 लाइन बोलता हूँ तो इसको मुझे वहाँ रोक दिया जाता है और फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है उस आर्गुमेंट को। इसका मतलब कि जो जिस मकसद से हम उस चैनल में आए थे, एक एक मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए, वो मुद्दा अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं हो पाता है। सो दैट कई बार मुझे लगता है चैनल का भी कंस्ट्रेंट होता है, टाइम भी होते हैं, या ज़्यादा पैनलिस्ट बुला लिए जाते हैं एक ऐसे डिस्कशन के लिए कि एक सिंगल पैनलिस्ट को इतना जो टाइम नहीं मिल पाता है अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वहाँ पे। तो बहुत एक चीज़ इसको नज़र आती है कि ज़्यादा बड़ा पैनल नहीं होना चाहिए एक डिस्कशन के लिए। 5-6 लोग इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसमें जो, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बाहर डिस्कस कर रहे थे कि उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद टेक अवे क्या है, जो आपका व्यूअर है ये उसको क्या समझ आया है पूरे जो आपका 40 मिनट का जो प्रोग्राम है। और अगर आपने एक अपना इशू लिया हुआ है कि भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है और मीडिया का क्या रोल है, वो अगर एक डिस्कशन है 40 मिनट का, तो जब वो 40 मिनट के बाद एक जो आपका व्यूअर है जो आपको टीआरपी भी देगा, वो संतुष्ट होना चाहिए कि आज मुझे कुछ समझ आया है। एंड दैट इज़ वाई आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बहुत अच्छी बात करी कि आप एक नया तरीके से अपना जो चैनल को चलाएंगे और व्यूअर्स को एक ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जिससे क्लैरिटी मिले। तो ये एक जो चीज़ मैंने देखी, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर का अगर मैं इसको जिक्र करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में मेरी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है 6-7 टॉप चैनल्स के साथ। मैं जो क्लासिफ में उनके नाम नहीं लूँगा इधर, बट वो टॉप 5 या टॉप 10 के चैनल्स हैं इंडिया में, टीआरपी बेस्ड हो या किसी भी और तरीके से। तो वहाँ पे मैंने इसको देखा है कि आई कुड मेक अ डिफरेंशिएशन। इसको मैं डिफरेंट, मैं उस चैनल्स को असेस कर पाया कि कौन सा चैनल उस ऑपरेशन को सही तरीके से कंडक्ट कर रहा था और कौन सा चैनल खाली सेंसेशनल लाने की कोशिश कर रहा था। जो अब जैसे एक चैनल के पास गया, उसने मुझे वो एक स्टोरी रन की कि इसको कराची को हमने उड़ा दिया है, और मैं जब पाकिस्तानी मीडिया में जाता हूँ या मैं रशियन मीडिया में जाता हूँ या मैं सऊदी अरेबिया के मीडिया में जाता हूँ, बाहर उसको जाता हूँ, क्रेडिबिलिटी जो हमारे मीडिया की है वो कम हो जाती है। सो जब एक एक्चुअल लड़ाई चल रही है, देखिए अभी आप एक मन घड़ंत सिनेरियो नहीं सामने रख सकते बिकॉज दिस इज एक्चुअल वॉर। सिंदूर नहीं होता तो यस आई कैन एग्री कि आप उसमें बोलो कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो बहुत उनको आदत है वर्ल्ड वॉर 3 की, इसको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को तो स्टडी करने की ज़रूरत है, तभी हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। बिकॉज क्या वो हालत है आज वर्ल्ड की जो वर्ल्ड वॉर 2 में थी? तो उस टाइप का तो कोई ऐसा लीडर नहीं है, नाजी टाइप, हिटलर टाइप के भाई वो सारे वर्ल्ड को कॉन्कर एक्चुअली करने निकला था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी एक इसको ज़माना था दैट ही वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो आज कोई है ऐसा बंदा जो ऐसी सोच रखता है? तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 की बात तो इज़ नॉट देयर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब ऑपरेशन सिंदूर में आप ऑपरेशंस को आप एनालाइज करो
भारत ने क्या किया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान, एस्केलेट होगा कि नहीं होगा, और अगर एस्केलेट होगा तो इसको किस लेवल तक ये लड़ाई जाएगी, सीज फायर होगा, और अगर हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारी जो इसको न्यूज़ आती है ना, ट्रंप ने कराया, इसने कराया, दिस इज नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंदूर। सिंदूर में ये रेलिवेंट था कि ये लड़ाई हमने 4 दिन में क्यों रोकी, किसी ने पब्लिक को बताया। इसको क्या आज पब्लिक को ये पता है क्लैरिटी के साथ कि भारत ने सीज फायर पे क्यों एग्री किया। पाकिस्तान से आया था ये प्रपोजल और हमने उसको एग्री कर दिया, जानते हुए कि एक ऐसा हमको मौका मिला था जिसमें शायद हम इस लड़ाई को 7 या 8वें दिन तक भी ले जा सकते थे। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिबेट। इसको मेरी ओपिनियन है, यू पीपल में डिफर फ्रॉम मी, बट चैनल्स को मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। मैं बोलता हूँ लोगों में सच्चाई लेके आने की, सच्चाई सामने लेके आने की, और उसको आप एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से ला सकते हो। बिकॉज जहाँ पे मैंने देखा, जब हम अपनी स्टूडेंट से बात करते हैं, अगर हम उनको एक स्टोरी की तरह एक चीज़ को समझाएंगे, एक कहानी की तरह सजाएंगे, और ये हमारे मैनेजमेंट में बहुत एक पॉपुलर टेक्निक है, स्टोरी टेलिंग विल स्ट्रेट अवे, जो भी देख रहा है उसको उसमें दिलचस्पी आएगी। बिकॉज बचपन से ही, अगर आपने देखा, बचपन से ही आपकी माँ आपको कहानी सुनाती थी और आपको इतना अच्छा लगता था कि आप सो जाते थे उसके बाद। ये कॉन्सेप्ट अगर आप आगे लेके जाएंगे अपने चैनल्स पे कि एक चीज़ को स्टोरी की तरह बताएं, कहानी की तरह बताएं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक तरीका होगा एक कम्युनिकेशन का जो बहुत अच्छी तरीके से जाए। अभी सर आप सही कह रहे थे कि चैनलों पर जो है थर्ड वर्ल्ड वार, एटम बम गिराया जाएगा, ये चलने लगता है। पिछले 4 दशकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हुए, और जब तक पूरी दुनिया के कुछ देशों का अपना एसोसिएशन नहीं खड़ा होता है और उसके बीच में युद्ध नहीं होता है, तब तक वर्ल्ड वॉर सिनेरियो नहीं आता है। पिछली सदी में फाकलैंड वॉर हो, गल्फ वॉर हो, या इंडिया पाकिस्तान का करगिल वॉर हो, या नई सदी में अफ़गानिस्तान इराक में अमेरिका का कैम्प अटैक हो, अभी हाल में जैसे वेनेजुएला है, या फिर यूक्रेन, रशिया। अब यूक्रेन के साथ नेटो कंट्रीज़ वैसे तो हैं, लेकिन वो जंग में नहीं आ रहे हैं। जंग में नहीं। लाज़मी है कि दुनिया में जंग में उतरने और जंग को देखने का तरीका बदला है। तो इकॉनमी एक बड़ा फैक्टर है कि हम कैसे अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करें और दूसरे के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर करें, जो वेनेजुएला में आप देख रहे हैं। तो सीधे-सीधे जंग में कोई देश किसी देश के साथ जा नहीं रहा। न रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में नेटो की कंट्रीज आए, ना वेनेजुएला को बचाने के लिए चीन और रूस गए, बिल्कुल। और कल भी ताइवान के लिए अमेरिका भी बहुत हाथ पैर नहीं मारेगा, यह भी साफ सा लग रहा है। साफ है। यानी कि कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं दिख रहा है, एटमिक वॉर तो नहीं दिख रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात आपने कही कि ये एक अच्छा डिबेट था कि हम जिस जंग को या युद्ध को 8-9 दिन तक खींच कर ले जा सकते थे, उसको हमने 2 दिनों के भीतर क्यों रोक दिया, या 2 दिनों के बाद क्यों रोक दिया। एक अलग लफड़ा है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना, बार बार कहे जाता है, अब चाइना ने भी कहा कि हमने भी तो उस जंग को रुकवा दिया। लेकिन बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और जियो पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक न्यूज़ चैनल को जब कोई खबर रखनी होती है या समझनी होती है, तो उसको बेसिक क्या करना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बोलता हूँ कि द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज रिसर्च। बिकॉज कोई भी टॉपिक अगर आप लेते हैं, और रिसर्च का ये मतलब है कि आप उस टाइम रिसर्च मत करना शुरू कीजिए। बिकॉज क्या है कि एक वर्ल्ड मैप अपने सामने रखिए सबसे पहले, आइडेंटिफाई द हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, कहाँ पे जंग छिड़ी हुई है या छिड़ सकती है।
then your research team must go into एनालाइजिंग ईच एरिया. जैसे सोमालिया का आप देख लीजिए, आप कीनिया की इशू देख लीजिए, आप लिबिया का देख लीजिए, आप यमन देखिए। इसको यमन देख लीजिए. सो ये आप what you can do in your research team, you can identify niche areas जैसे कि areas of specialization, और 3-4 आपके अच्छे जो आपके इसको रिसर्चर्स है, यंग पीपल, उनको एक स्पेसिफिक एरिया आप दे दीजिए कि आप वेस्ट एशिया की रिसर्च करेंगे, आप अफ्रीका की रिसर्च करेंगे, आप इसको लैटिन अमेरिका की रिसर्च करेंगे. सो नाउ यू हैव मेड अ डाटाबेस ऑलरेडी रेडी कि अब आपके पास एक बैकग्राउंड मटेरियल है. तो जैसे कोई भी जंग छिड़ेगी या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल, जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे, एक आप स्टोरी लाइन बनाएंगे, उसको बैकग्राउंड से लेके अभी तक इसको इस देश में क्या हो रहा था. सो जब आप उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक मूवी की तरह उसको लेके आएंगे. जब आपका ओपनिंग नैरेटिव होता है तो एक आपकी कहानी चलती है ना, फिर उसके बाद ही आप पैनलिस्ट को बुलाते हैं कि भाई इसको मुद्दे पर डिस्कस करें. तो वो स्टोरी लाइन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, एंड इट शुड अट्रैक्ट द व्यूअर इमीडिएटली कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको देखते हैं. एंड वंस योर दैट इसको सिनेमेटोग्राफी और आपके ग्राफिक्स और आपकी टीम जो उसको मिल के काम करेगी उन रिसर्चर्स के साथ, उसको बैठ के, बिकॉज मैं अगेन इसको चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं ये देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर चैनल में मैं जाता हूँ, काफ़ी इसको फ्रीक्वेंटली जाता था, आजकल थोड़ा वहाँ पे कम हो गया बिकॉज थोड़ा जिंगोइज्म ज़्यादा हो गया उधर. तो उसको वहाँ पे they have a digital team. That digital team focuses on कोई भी मेजर इवेंट हुआ है ना, तो इसको एक उसमें एक्सपर्ट बुलाएंगे और वो 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा प्रोग्राम, और वो उसको रन करेंगे, एंड इट गोज इन द व्यूअरशिप इन लैक्स. बिकॉज ये एक एवेन्यू मिल गया कि भाई आप एक तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम इज फॉर या मासेस, और उसको जो भी आपको रेवेन्यूज इकट्ठा करने, एड्स वगैरह, दोस टाइप. दिस इज अनदर लाइन ऑफ मीडिया विच ब्रिंग्स इन कंटेंट. सो इट मीन्स दैट आपका चैनल अब हो गया बैलेंस्ड, बिकॉज एक तो आप एक रिक्शा वाले को, एक बस कंडक्टर को, एक कॉमन मिडिल क्लास को आप अपने मेन स्ट्रीम से टारगेट करते हैं, और दूसरी स्ट्रीम आपकी एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम है जो इट ब्रिंग्स इन योर एक्चुअल कंटेंट. सो बिकॉज क्या है कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मीडिया, आई डोंट नो योर कंस्ट्रेंट्स, आपके प्रॉब्लम्स और आपका how to break even, how to get into profits, because that is also an aim of a channel, because you can't run into losses. तो आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी. तो ये अगर बैलेंस्ड अप्रोच आपका रहेगा, then you are going to draw a lot of you viewers who will be your digital media viewers. and जैसे कि हम मैनेजमेंट में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि स्ट्राटाफिकेशन, हर एक प्रॉब्लम को एक स्ट्राटा में डिवाइड करो, डिफरेंट स्ट्राटास में डिवाइड करो, एंड टैकल ईच स्ट्राटा सेपरेटली. बिकॉज वंस यू डू दैट यू विल फाइंड, इसमें मेहनत तो बहुत लगती है और इस पर रिसोर्सेज भी आपके लगेंगे शुरू में, आप जब एक बार स्टार्ट करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी आपको डिविडेंड्स आने शुरू हो जाए. एंड दूसरा, जब मैं एक और आपको मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ,
some 2-3 very strong think tanks are there who are uh, doing a lot of research on all issues जिसको मैंने ये बताया था. Tell your researchers to join those think tanks. उससे क्या होगा? They will get access to analyzed material which is unbiased, because वो थिंक टैंक्स में हमारे जैसे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, हमारे जैसे लोग एनालाइज करते हैं. ये उसमें फॉरेन सर्विस के एम्बेसडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं. जैसे सर कभी कुछ इस टाइप ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे डिफेंस स्टडीज, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, हाँ, मैं तो उसका जिसमें मेंबर हूँ. आप भी लिखते रहते, मेंबर भी हाँ, आप सबका हैं. मेंबर हूँ. तो इस तरह के थिंक टैंक्स कितने हैं जो जो जेन्युइनली मीनिंगफुल हैं? मेरी नज़र में 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दूसरे जो हैं वो फंडेड हैं बाय अ पर्टिकुलर एजेंसी टू ओनली कम आउट विद अ पर्टिकुलर एजेंडा. सो आई वुड रिकमेंड, मैं आपके उनके नाम मैं आपको दे सकता हूँ बाद में, बिकॉज माई ठीक ठीक है. 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस चीज़ में. रिटायर हो गए, 7 साल हो गए. तो मैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ से एक रियलिस्टिक कंटेंट आपको मिलेगा और आपके रिसर्चर्स को हेल्प होगी. एंड योर रिसर्चर्स, इवन इफ दे डोंट वांट टू जॉइन, दे कैन गो ऑन टू देयर वेबसाइट आल्सो एंड दे कैन डाउनलोड एनी काइंड ऑफ मटेरियल. इट इज अवेलेबल. डाउनलोडिंग इज नॉट अ इशू एट ऑल. न्यूज़ रूम की दिक्कत सर ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अंदर आने के बाद आपको समझ में आया कि यहाँ के कॉम्प्लिकेशंस अपने यस, होते यस, होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का इशू तो रहता ही है कि बिल्कुल. बात आप ठीक से समझ जाएं और समझा पाएं. तो आप कहते हैं रिसर्च भी कीजिए. जैसे डीजीएमओ है, मैं अपनी टीम के लिए कह रहा हूँ, अब इनका होता है कि डीजीएमओ की बैठक होने वाली है. डीजीएमओ ने दूसरे देश के डीजीएमओ को फ़ोन किया, जैसे इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान से बात की, बिल्कुल. पाकिस्तान वाले ने फ़ोन किया कि सर ये वॉर रोक दीजिए. डीजीएमओ की पोस्ट क्या है, डीजीएमओ की फंक्शनिंग क्या होती है, डीजीएमओ के तहत क्या क्या होता है, वो किस बात का ऑपरेशन हेड है? देखिए, डीजीओ में 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. एक है ए और एक है बी. इस डीजीएमओ के अंडर एडिशनल डीजीएमओज होते हैं. एक एडिशनल डीजीएमओ ए होता है, एक एडिशनल डीजीएमओ बी होता है. डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये इसका नाम ही ऐसा है. तो जो एडिशनल डीजीएमओ ए होता है, वो सारे ये जो लड़ाइयाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हमको अपने ऑपरेशन प्लान करने चाहिए इसको बॉर्डर के ऊपर, किस तरीके से हमको इसको दुश्मन की इंफॉर्मेशन, आज अगर पाकिस्तान के पास JF-17 आ गए तो कितने आए हैं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को एनालाइज करते रहना और अपनी कैपेबिलिटी को मैच करना उसकी कैपेबिलिटी से, और जहाँ पर एक गैप है कैपेबिलिटी का, उस गैप को पूरा करना और वो चीफ को बताते रहना कि भाई इसको यहाँ पे कैपेबिलिटी गैप्स आ रहे हैं और इस पे हमको अपना काम करना है. तो इस, और या कोई इंसिडेंट हो जाता है बॉर्डर पे, तो डीजीएमओ ए होता है, वो उस इंसिडेंट की पूरी जानकारी लेके चीफ को बताएगा, चीफ रक्षा मंत्री को बताएगा, रक्षा मंत्री प्राइम मिनिस्टर को बताएगा. तो उस टाइप की बॉर्डर का जो आपका लाइव, इसको जैसे मैं बोलता ना लाइव एक्शन जो हो रहा है, वो डीजीएमओ ए करता है. डीजीएमओ बी जो है वो कॉन्सेप्ट्स और डॉक्ट्रिन्स में जाता है, बिकॉज वो इसको वहाँ पे थोड़ा दिमाग का काम चाहिए. उसको वहाँ पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसको दिमाग से ज़्यादा, हाँ, जो इस कॉन्सेप्ट्स को पता है इसका, और जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, कौन सा इक्विपमेंट हमको खरीदना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट हमको नहीं चाहिए, कहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है इक्विपमेंट की, जो इंटरनल हेल्थ है हमारे आर्मी के उसको कैसे करेंगे, और जो कैपेबिलिटी गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं वो गैप्स को कैसे पूरा करेंगे. तो उस टाइप की उसके पास एक पूरी टीम होती है, जैसे आपके पास एक टीम है,
तो उसके पास भी एक बहुत बेहतरीन टीम होती है, ब्रिगेडियर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करके आते हैं। जैसे कि फौज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो मैंने भी किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एक ऐसी एक एक मैं इसको बोल सकता हूँ कि आर्मी का आईएएस एग्जाम है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नॉट एवरीबडी कैन क्लियर। इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। 5 पेपर होते हैं उसके। उसमें मिलिट्री लॉ भी है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, उसमें मिलिट्री हिस्ट्री भी है, उसमें टैक्टिक्स ए और टैक्टिक्स बी भी है। टैक्टिक्स ए इज थ्योरी और टैक्टिक्स बी के अगर आपको एक अटैक प्लान करना है तो कैसे प्लान करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोरल का भी पेपर है। तो इस टाइप की बहुत तकड़ी सिलेक्शन है, जैसे कि वीट को शैफ से अलग करना। और ये कोर्स के बाद आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो इसकी आपकी कैरियर प्रोग्रेशन जो होती है, जो स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक बेटर चांस होता है ब्रिगेडियर बनने के लिए, जनरल बनने के लिए। फिर उसके बाद कर्नल की रैंक में एक और स्पेशलाइजेशन कोर्स आ जाता है, जिसको हम हायर कमांड या हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स बोलते हैं। 2 स्ट्रीम्स आती हैं। तो उसमें बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एज ए कमांडिंग ऑफिसर, ये आपने कमांड किया, और कमांड के बाद अब आपको परखा जाएगा कि आपका कमांड कितना अच्छा गया, और आपके डोजियर्स और आपके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और ये सब आपकी परफॉर्मेंस कोर्सेज में क्या रहे। उसके बाद आपका नॉमिनेशन होता है इसके लिए। सो लाइक यू आई डिड द हाई डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स, somebody went for हायर कमांड, इसको वेटेज एक ही है। तो अब आपने अपने नेक्स्ट रैंक के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि फौज में आप किसको ब्रिगेडियर बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये जो कोर्स है ये इसके भी नंबर है, तो उतने ही आपके मेरिट पॉइंट्स पे ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और बिल्कुल डेसिमल्स में हमारी सिलेक्शन होती है। मेरिट इतनी क्लोज टफ होती है। तो लाइक दैट, तो ये जो डीजीएमओ में है, ये इस टाइप के ऑफिसर्स आते हैं, who are staff college, who are higher command HDMC, and who have been tested in their entire career to be very good professionals. तो इसलिए जब मैं चैनल्स में जाता हूँ, इसको मैं देखता हूँ कि चैनल्स के पास कोई तरीका नहीं है अपने पैनलिस्ट को स्क्रीन करने के लिए। हाँ, ये एक संकट रहा है सर। ये एक एरिया अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको किया हमने and if you न्यूज़ get the इंडिया के best of साथ। people here, you will see automatically the content will improve. ये संकट चैनलों के साथ रहा है, और कभी भी किसी को भी बिठा दिया जाता है और एक अनर्गल सी बात चलने लगती है। वो फिर सांड की लड़ाई या मुर्गा की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। फिर वो गाली गलौज पे उतर जाती है, और Absolutely. आप माहौल को इतना गंदला देखते हैं कि आपको लगता है कि न्यूज़ चैनलों के ज़रिए अगर आप यही कुछ पा रहे हैं तो फिर क्या है? ये सब की बात नहीं, लेकिन एक ये सवाल है और गंभीर सवाल है। इसलिए न्यूज़ इंडिया ने ये तय किया कि हमारे अपने कुछ सिलेक्टेड पैनलिस्ट हैं, देश में जिनकी अपनी समझ, सूझबूझ, पढ़ाई-लिखाई और उनका अपना विज़न, जो नज़रिया है, वो सब साफ़ है, क्लैरिटी है उनके पास, चाहे जिस भी राय के हैं वो, लेकिन कम से कम वो उनके पास कोई आधार है, और अपनी बात रखने के लिए वो कई तरह के लॉजिक्स, फैक्ट्स, रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल डेटा, इनका आधार बना करके आपको कन्विंस करते हैं। हवा में कोई बात चलती नहीं है, और ये एक बड़ा संकट रहा। तो सर, इससे हम बाहर आने की कोशिश में कि हमारे पैनलिस्ट जो भी होंगे, नहीं, बहुत वो अच्छा कर देश रहा के है। वो लोग होंगे जिनकी अपनी कोई पहचान है, पहचान इन सेंस की जो इंटेलेक्चुअल उनका जो क्वोशंट है वो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। एक संकट में सर मैं कई बार ये जानना भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हुआ, एआई का रोल बढ़ा, तो अब देखते हैं कि लड़ाई ड्रोन से होने लगी। चाइना ने अपने एलएसी के उस पार उसको रोबो सैनिक डाल दिए। साइबर वॉर है, स्पेस वॉर है। सैटेलाइट स्पेस वॉर है। तो अब जंग जो है वो कई मोर्चों पर चलती है, वो सिर्फ सरहद पर आमने सामने नहीं गोलियों चलती। की बात है नहीं, और गोलियां तो अब चल ही नहीं रही हैं। अब तो लड़ाई ही देख रहे हैं किस तरह से हो रही है। लड़ाई कितनी बदल गई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और हिंदुस्तान के सामने चैलेंजेस हैं तो क्या हैं, और हिंदुस्तान तैयार है तो कैसे है?
इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं एक छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहले है कि एक रियलिज़्म आपको लाना पड़ेगा कि जो आज आपकी फ़ौज की इक्विपमेंट है, ये आप उसको फेंक नहीं सकते, एंड दैट इज़ नोन एज़ द लेगेसी इक्विपमेंट। जैसे कि आपके पास T-72 टैंक्स हैं, आपके पास T-90 टैंक्स हैं, आपके पास पिनाका है, आपके पास धनुष आपकी गन है, और आपके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ATGMs हैं। ये जो सारे इक्विपमेंट इन्फेंट्री बटालियन में, आपकी आर्टिलरी रेजिमेंट्स में, आर्मर्ड रेजिमेंट्स में है, और आधि कुरन तो यू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि ये जो इक्विपमेंट हमारे पास है, जो इतने 20 साल से, कोई इक्विपमेंट हमारे पास 20 साल से है, कोई हमारा 25 साल से चल रहा है, बिकॉज एक लाइफ साइकिल जो इक्विपमेंट का होता है वो इट्स ऑलमोस्ट अप टू 40 ईयर्स। सपोजिंग एक प्लेटफॉर्म अगर मैं आज लेता हूँ, तो वो प्लेटफॉर्म मैं लेता हूँ कि वो मेरे साथ 30 साल तक रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि ये जो इक्विपमेंट है मेरे पास, 70% लेगेसी है, 20% मॉडर्न है, और 10% स्टेट ऑफ आर्ट है। वो फौज जो ये अपने आप को नंबर 1 फौज बुलाएगी, वो इस परसेंटेज को रिवर्स करेगी। 70% स्टेट ऑफ आर्ट, 20% आपका इसको मॉडर्न इक्विपमेंट, एंड ओनली 10% लेगेसी इक्विपमेंट। एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इसके पास, आपके पास डिफेंस बजट में आप 1.9% नहीं दे सकते इसको, जो अभी दिया जा रहा है। और 1.9 में अगर मैं पेंशन निकाल देता हूं तो 1.4 या 1.5% ही बच जाता है आपके पास। तो 1 फरवरी को अभी बजट आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आई वांट योर चैनल टू कवर डिफेंस बजट स्पेशल, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ द न्यू चैलेंजेस। पाकिस्तान हैज़ बिकम अ न्यू चैलेंज। तो यूएस के साथ आपकी खटपट हो गई है, और बांग्लादेश एक नया चैलेंज हो गया। तो जब ये नए चैलेंजेस आपके पास है, क्या आपका डिफेंस बजट वही रह सकता है? इसको नहीं रह सकता लॉजिकली। तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि हाउ सीरियस विल बी द गवर्नमेंट नाउ टू यू अपग्रेड दैट बजट। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा 1 फरवरी को, जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जब वो उसको पेश करेंगी, अब देश की प्रायोरिटी कहाँ पे है। ये बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं जनरल साहब। जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वर्ल्ड का, और हिंदुस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं, ख़ास करके चाइना जो हमारा नंबर 1 एनिमी है, उसमें आप कह रहे हैं कि अगर आपको दुनिया की ताकतवर फोर्सेस में रहना है, तो आपको 70% जो आर्म्स एम्युनिशंस आपके हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, 20% मॉडर्न होना चाहिए, और 10% लेगेसी में होना चाहिए। अभी हमारे पास रिवर्स कंडीशन, मतलब हम 10% तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हो सकता है, 70% लेगेसी इक्विपमेंट के साथ चल रहे हैं। तो चैलेंज हमारे सामने है, और बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ कहा है। अब 1.9% अगर हम टोटल बजट का डिफेंस पर देते हैं, 50 लाख करोड़ का बजट हिंदुस्तान का है, यानी कि 1 लाख करोड़ तक पहुंचता है। और उसमें से पेंशन की बात आप कह रहे हैं कि पेंशन हटा दीजिए, जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन देते हैं, तो 1.4%। उसमें सैलरी का पार्ट भी है, मेंटेनेंस भी होता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको फिर रेवेन्यू इक्विपमेंट की खरीद, ये उसके बाद आता है। तो कितना पैसा बचता है? और जबकि भारत इतना बड़ा देश है, चैलेंज के सामने बड़ा है, तो जाहिर है कि आप बजट से बहुत उम्मीद करें कि इस बार के बजट में बहुत कुछ देश की रक्षा के नाम पर हो सकता है। अगर से मैं कंपेयर करूं चाइना से, तो बहुत छोटा बजट ठहरता है हमारा, और बहुत चाइना का बजट लगभग 8 गुना ज़्यादा हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल।
अमेरिका उससे कहीं आगे निकल बहुत जाता है। इस पर सर हम चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि आपने मेरे न्यूज़ रूम के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है। हम लोगों की ये अनौपचारिक बातचीत है और ये सिर्फ मेरे न्यूज़ रूम के लिए है कि मेरे प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर्स और बाकी मेरी टीम जो है, वो ये समझ सके कि आर्मी के भीतर की हायरार्की, काम करने के तौर-तरीके, दुनिया में जो जंगें चल रही हैं, तनाव बने हुए हैं, उनके कारण और कैसे एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया हाउस को, उसको एड्रेस करने से पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और मैं चाहूँगा धन्यवाद। चलते-चलते कुछ शब्द आप कह जाएँ। मैं ये बस इस राणा साहब, मैं यही एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी है एंड मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और आई थिंक आई फील यू ऑनर्ड। और मैं आपको इतना इसको बता सकता हूँ कि जिस फोकस के साथ आप अपने निकले हैं, एक आपने ऑब्जेक्टिव अपने लिए बनाया है, एक आपने स्ट्रेटजी अपने लिए बनाई है, वो आई थिंक आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं कि टॉप 3 का चैनल हमारे देश का थैंक यू बनाएंगे। सर। आप देश के जाने-माने डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट सर। आप हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं सर। वी आर प्रिविलेज्ड और मेनी थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।